हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम परितंत्र सेवाएं यानी कि इकोसिस्टम सर्विसेज और कीस्टोन स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज यानी कि परितंत्र सेवाओं का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं इकोसिस्टम के जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, तो इकोसिस्टम प्रोसेस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। अर्थात जो इकोसिस्टम से हमें जो जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो हमें इकोसिस्टम सर्विसेज कहलाती हैं। हमारे लिए वो इकोसिस्टम सर्विसेज है। जो कॉस्ट होती है इकोसिस्टम सर्विसेज की, वो रॉबर्ट कॉस्टेंजा ने 1997 में और उनके साथ सहयोगियों ने आंकी थी। जो हेल्दी इकोसिस्टम होता है वो बेस होता है वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल और जो अन्य सर्विसेज होती है, गुड्स होते हैं उनके लिए। यानी कि जितना अच्छा इकोसिस्टम होगा उतनी ही हमें वो चीज़ें प्रदान करता है। जो प्रोडक्ट्स होते हैं इकोसिस्टम प्रोसेसेस के, हम उन्हें इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। यानी कि किसी भी हेल्दी इकोसिस्टम के लिए, हेल्थी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए जो प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं वो अधिक होते हैं, और किसी भी कम हेल्दी इकोसिस्टम से जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं वो कम होते हैं। तो हेल्दी इकोसिस्टम हमारे लिए एयर को प्योरीफाई करते हैं, वाटर देता है हमें, एयर देते हैं, गैसेस देते हैं, इसके अलावा हमें और बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो ऑप्टिमम यूटिलिटी जो है, यानी कि उपयुक्त जो इष्टतम यूटिलिटी है, यूज़ है इकोसिस्टम का, वो मस्ट बी हेल्दी फॉर इकोसिस्टम। यानी कि जो इकोसिस्टम है तो वो जितना अधिक हेल्दी होगा वो हमें उतनी ही अधिक सुविधाएं देगा, उतनी ही अधिक प्रोडक्ट देगा। तो वैल्यू जो है 1997 में रॉबर्ट कॉस्टेंजा ने आंकी थी इकोसिस्टम सर्विसेज की, और वो जो वैल्यू है वो है यूएस के $33 ट्रिलियन के आधार के बराबर है। जो वैल्यू है जीएनपी की लगभग उससे डबल होती है। जो वैल्यू है जीएनपी की यानी कि ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो यूएस की वो 18 ट्रिलियन है, और इसकी जो वैल्यू है लगभग डबल 33 ट्रिलियन होती है। यानी कि जो कॉस्ट है इकोसिस्टम सर्विसेज की वो जीएनपी की ऑलमोस्ट डबल होती है। जो इकोसिस्टम सर्विसेज में हमें सर्विसेज मिलती हैं इकोसिस्टम से, वो पहली है सॉइल। जो सॉइल है, मृदा, तो जो मृदा है वो सॉइल का फॉर्मेशन यानी कि मृदा का निर्माण और सॉइल का प्रोटेक्शन यानी कि सॉइल की रक्षा करना, ये मेजर इकोसिस्टम सर्विसेज है। अर्थात ये इकोसिस्टम की प्रमुख हमारे लिए सेवाएं हैं जो प्रदान करती है। और इसका जो शेयर है या जो इसका जो अनुमान है वो 50% टोटल वर्थ का, यानी कि जितनी भी इसकी वर्थ है, इसकी जो जितनी भी हमारे लिए हमने गणना करी है उसका 50% जो होता है वो सॉइल निर्माण में, हम मान सकते हैं कि उसका 50% सॉइल निर्माण है। दूसरा, जो प्लांट्स होते हैं वो मेजर इकोसिस्टम में जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे लिए बहुत सारे सर्विसेज देते हैं। हमारे लिए सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन देते हैं, और इसी सॉइल पर वो प्लांट्स डेवलप होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है वो है पेरिनियल वाटर। पेरिनियल वाटर यानी कि जो प्लांट जो लिटर होता है, यानी कि जो सूखी पत्ती है या टूटी हुई पत्ती है, फ्रूट है, फ्लावर है, एनिमल एक्सक्रीटा है, तो जो प्लांट लिटर होता है जिसे हम डिट्राइटस भी बोलते हैं, वो ह्यूमस के साथ मिलकर वो एक
मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है सॉइल में, और वो रन ऑफ वाटर जो होता है, जो पानी बारिश के बाद बहता है, उसे हम रन ऑफ वाटर कहते हैं। तो वो रन ऑफ वाटर को होल्ड करके रखता है, उसको बहने नहीं देता है ज़्यादा। इससे क्या होता है, वो स्पंज की तरह उसको रोक कर रखता है और वो वाटर के परकोलेशन में हेल्प करता है। परकोलेशन का मतलब होता है वाटर का सॉइल में नीचे जाना परकोलेशन कहलाता है, वाटर के साथ इनऑर्गेनिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स का नीचे जाना लीचिंग कहलाता है। अब अनेक जो इसमें से बहुत सारा वाटर जो होता है वो सॉइल के अंदर रह जाता है और वो वाटर टेबल बनाता है, यानी कि जो टेबल होती है वाटर के अंदर, नीचे सॉइल के अंदर जो वाटर होता है उसकी टेबल बनाता है, वाटर बनाता है। इसके अलावा इसमें से बहुत सारा वाटर जो होता है वो स्प्रिंग के रूप में बाहर आ जाता है और वो पेरिनियल फ्रेश वाटर का सोर्स होता है जो बहुत ज़्यादा प्योर होता है। तीसरा जो इसकी वर्थ है, या जो इसका जो हमारे लिए यूज़ है, वो है एयर, वायु जो है। जो प्लांट होते हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम में जो प्रेजेंट होते हैं वो पॉल्यूटेड एयर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, पॉल्यूटेड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। इससे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। इसके अलावा CO2 को वो एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को रिलीज़ करते हैं, जिससे मीडियम में CO2 और O2 की मात्रा जो होती है वो निश्चित बनी रहती है, हमारे लिए फेवरेबल होती है, वो बनी रहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वेटलैंड। वेटलैंड ऐसे लैंड होते हैं जो वर्ष भर या काफ़ी समय पानी से भरे रहते हैं, या उनमें पानी की जो सैचुरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो वेटलैंड्स होते हैं वो लैंड को फ्लड से बचाते हैं, बाढ़ से बचाते हैं। इसके अलावा जो सेडिमेंट्स को रिमूव करते हैं, जो उसके अंदर सेडिमेंट प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर, उसको रिमूव करते नीचे चढ़ते हैं, और वो जो पॉल्यूटिंग सब्सटेंस होते हैं उनको कम करते हैं और रिचार्ज करते हैं ग्राउंड वाटर को, क्योंकि जहाँ पानी भरा रहता है वो धीमे धीमे से वहाँ से पानी नीचे जाता रहता है, जिससे नीचे का जो वाटर होता है वो रिचार्ज होता रहता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है इसमें वो है क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। किसी भी जगह का जो जलवायु होती है वो इकोसिस्टम पर निर्भर करती है, प्लांट्स पर भी निर्भर करती है। तो जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है वो जितने अधिक प्लांट होते हैं किसी रीजन में, वहाँ पर ह्यूमिडिटी अधिक होती है और इससे रेनफॉल अधिक होता है, और रेनफॉल होने से जो होता है क्लाइमेट पर मॉडरेट इफेक्ट होता है और वो सूटेबल कंडीशन होती है। जो दो मेन का फैक्टर है जिन पर किसी भी जगह का, बायोम का, इकोसिस्टम का, वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स निर्भर करते हैं, वो टेम्परेचर और रेनफॉल होते हैं। बायोडायवर्सिटी, किसी भी नेक्स्ट जो है इसमें वो है बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम किसी भी जगह की बायोडायवर्सिटी को मेंटेन रखता है, जैव विविधता को बरकरार रखता है, जो मैनकाइंड के लिए और सभी जीवों के लिए लाभदायक होती है। जितना अधिक इकोसिस्टम स्टेबल होता है, जितनी ज़्यादा उसमें बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, उसके सर्वाइवल के चांस उतने ही अधिक होते हैं। फूड चेन, फूड वेब जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है इकोसिस्टम, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म अनेक जगह से फूड प्राप्त करता है, जिससे उनके सर्वाइवल के चांस अधिक हो जाते हैं। इसके बाद होता है न्यूट्रिएंट साइकिल, यानी कि जैव भूजैव, अभी हमने पढ़ा था जैव भू रासायनिक चक्र। नेचर में जो जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं वो प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर करते हैं। इकोसिस्टम के कारण कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसका डिप्लीशन, उसकी कमी नहीं हो पाती है, और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक साइक्लिक मैनर में ऑर्गेनिज्म से एबायोटिक एनवायरनमेंट पर, एबायोटिक एनवायरनमेंट से वापस बायोटिक एनवायरनमेंट में आते रहते हैं, सर्कुलेट होते हैं और वापस रिचार्ज होते हैं, रिसर्कुलेट होते रहते हैं। इससे सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहती है, जिससे सभी इकोसिस्टम और सभी ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है।
लाभ होता है। इसके बाद है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो अनेक वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हैबिटेट प्रदान करते हैं इकोसिस्टम, जिससे वाइल्ड लाइफ मेंटेन रहती है और वाइल्ड लाइफ जो होती है उसकी जो डाइवर्सिटी होती है वो बरकरार रहती है। इसके बाद है पॉलिनेशन, परागण। जो बीज हैं और अन्य इंसेक्ट्स होते हैं वो नेचुरल पॉलिनेटर्स होते हैं विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के लिए। इसीलिए जो इकोसिस्टम जंगल है, फ्रेश वन है, या उसके आसपास के जितने भी फार्म लैंड्स होते हैं, जितनी भी ज़्यादा वहाँ पर फसलें उगती हैं, वहाँ से निकलकर वो उन फार्म्स पे पहुँचते हैं, उन क्रॉप्स के पास पहुँचते हैं और वहाँ उनमें पॉलिनेशन करते हैं, जिससे क्रॉप्स जो होती है हमें वांछित प्रोडक्ट्स देती हैं। पॉलिनेशन की अनुपस्थिति में फ्लावर्स के अंदर जो फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल सीड्स में, और ओवरी जो होती है फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। जो कितने ही फ्रूट्स और कितने ही सीड्स जो होते हैं ह्यूमंस के द्वारा और अन्य एनिमल्स के द्वारा यूज किया जाता है। तो जो क्रॉप्स होती है और जो फार्म हाउस होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, उन पर जो क्रॉप्स लगाई जाती है उनमें पॉलिनेशन आसपास के जो इकोसिस्टम में जो बीज और अन्य इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा कंप्लीट होता है, जिससे ह्यूमंस को फायदा होता है। इसके अलावा ट्राइबल्स, जो अनेक ट्राइबल्स आदिवासी टाइप जो लोग होते हैं वो अनेक इकोसिस्टम वनों में रहते हैं और वहाँ पर वो अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं से वो चीज़ों को प्राप्त करते हैं और वहीं पर वो रहते हैं। तो उन्हें वो आवास स्थान भी मिलता है और खाने पीने के लिए सुविधाएं भी मिलती है, खाने पीने के सामान भी मिलते हैं। इसके अलावा ग्रेजिंग ग्राउंड्स, यानी कि चारण क्षेत्र या स्थान। तो जो इकोसिस्टम है उससे बहुत सारे इकोसिस्टम ऐसे होते हैं जो ग्रास लैंड होते हैं, उनमें ग्रास प्रेजेंट होती है, प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो बहुत सारे कैटल्स जो होते हैं ग्रेजर्स होते हैं और वो उन ग्रासेस को और अन्य प्लांट मटेरियल्स को खाकर अपना जीवन यापन कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा जो लास्ट है वो अदर वैल्यूज़ है। जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं वो स्पिरिचुअल, कल्चरल और एस्थेटिक, यानी कि एस्थेटिक का मतलब ब्यूटी के लिए जो सोर्सेज होते हैं, और बहुत लोगों का जीवन यापन उनसे चलता है और अनेक लोगों को वहाँ पर रोजगार प्राप्त होता है। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज। अब कीस्टोन स्पीशीज होती क्या है? एक ऐसी स्पीशीज जो कंट्रोल करती है इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को, इकोसिस्टम के कार्य को, इकोसिस्टम को, उसे हम क्या बोलते हैं? कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं। यह एक ऐसी सिंगल स्पीशीज जो ड्रामेटिकली इफेक्ट करती है अदर स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की अन्य स्पीशीज को प्रभावित करती है और उस इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी यानी कि विविधता को बरकरार रखती है, और उसका इम्पैक्ट जो होता है, उसका जो प्रभाव होता है उस इकोसिस्टम पर वो अन्य ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा होता है, और वो अपने अधिक संख्या के कारण या अपनी डोमिनेंस के कारण, अपनी प्रभाविता के कारण उस इकोसिस्टम में सबसे प्रभावी रोल उत्पन्न करती है, और उस स्पीशीज के कारण ही इकोसिस्टम स्टेबल रहता है, इकोसिस्टम फंक्शनिंग रहता है, इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बरकरार रहती है। तो सीधी सी बात है, कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो इकोसिस्टम के फंक्शंस को कंट्रोल करती है, या एक ऐसी स्पीशीज जो अपने अधिक संख्या या अपनी डोमिनेंस, अपनी प्रभाविता के कारण किसी भी इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखती है, उसके फंक्शनिंग को मेंटेन रखती है, और वो अकेली स्पीशीज उस पूरे इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है। कंसेप्ट जो है कीस्टोन स्पीशीज का वो अमेरिकन जूलॉजिस्ट थे रॉबर्ट टी पेन। रॉबर्ट टी पेन ने 1969 में इस कीस्टोन स्पीशीज का कंसेप्ट प्रस्तुत किया
कीस्टोन स्पीशीज जो होती है वो बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है। एग्जाम्पल जो है, कुछ प्रमुख एग्जाम्पल कीस्टोन स्पीशीज के जो हैं वो है लॉयन इन फॉरेस्ट, कंगारू रैट इन डेजर्ट, तीसरा फिग ट्रीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का एक एग्जाम्पल है वो है पिजास्टर। एक स्टारफिश होती है, वो क्लासिकल एग्जाम्पल है कीस्टोन स्पीशीज का, वो है स्टारफिश पिजास्टर। स्टारफिश है पिजास्टर। पिजास्टर जो है वहां पर अनेक जो इनवर्टिब्रेट स्पीशीज होती हैं बेसिकली उन पर निर्भर रहता है, और ये माइटिलस कॉलीफोर्नियसिस पर फीड करती है। तो ये जो स्पीशीज है कीस्टोन स्पीशीज, इस इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज पर ज़्यादा फीड करती है, लेकिन इसके अलावा ये अन्य स्पीशीज पर भी फीड करती है। अगर ये स्पीशीज जो होती है इसका काम क्या होता है कि जो इस स्पीशीज है माइटिलस की स्पीशीज को ओवर डोमिनेंस को या इसकी अधिक संख्या होने से इसको रोकती है, तो इसकी अबंडेंस को, इसकी अधिकता को कम करती है, और अन्य जो इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज है इसकी वजह से वो परसिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर ये स्टारफिश पिजास्टर इसको फूड की तरह यूज ना करे तो ये अन्य स्पीशीज को वहां से खत्म कर देता है, इसको रिमूव करने लगता है, इसको खत्म करने लगता है, एक्सटिंक्ट। इसकी वजह से वो अन्य स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने लगती है। तो अगर इस एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में स्टारफिश पिजास्टर को हटा दिया जाता है, तो हटाने के बाद इसकी स्पीशीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक अबंडेंट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और अन्य स्पीशीज जो होती हैं वो अब वहाँ से एक्सटिंक्ट होने लगती हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है वो क्या है कि किसी भी जो फ़ायदा है या जो किसी का जो इसका यूज़ है कीस्टोन स्पीशीज का, वो किसी भी इकोसिस्टम में जो कोई बायोटिक कम्युनिटी है उसके अंदर अदर ऑर्गेनिजम्स की जो सर्वाइवल होता है उसको बढ़ाते हैं। क्योंकि ये जैसे इस एग्जाम्पल है, पिजास्टर इसको फीड करता था तो इसकी जो पॉपुलेशन थी वो कंट्रोल रहती थी। इसके एब्सेंस में इसकी पॉपुलेशन अनकंट्रोल हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बाकी और ऑर्गेनिज्म है ये उन पर फीड करके उनको नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। दूसरा, जो कोई भी कीस्टोन स्पीशीज है किसी भी जगह पर बायोडायवर्सिटी को मेंटेन रखती है। तो जो दो मेन काम है कीस्टोन स्पीशीज का वो क्या है कि एक तो वो बायोडायवर्सिटी किसी भी इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इसमें ये हटा दी जाती है तो इसकी अबंडेंस होने के कारण, इसकी अधिकता होने के कारण जो बाकी स्पीशीज है वो खत्म होने लगती है। इससे क्या होगा, बायोडायवर्सिटी कम होगी। दूसरा, कोई भी जो कीस्टोन स्पीशीज है जिस पर वो फीड कर रही है, जैसे ये पिजास्टर इस पर फीड करती है, तो ये इस स्पीशीज की जो नंबर है, इसकी जो संख्या है उसको कंट्रोल रखती है, अर्थात उसको बहुत अधिक होने से रोकती है, जिससे इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि किसी भी जगह पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाते हैं तो वो अनकंट्रोल्ड स्थिति जो होती है इकोसिस्टम के लिए घातक होती है। इसीलिए नेचर में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अधिक होते हैं, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कम होते हैं, जो टॉप कंज्यूमर होते हैं वो सबसे कम होते हैं, जिससे नीचे तक जो बैलेंस होता है वो मेंटेन रहे। क्योंकि अगर जो टॉप कंज्यूमर है वो ज़्यादा हो जाएंगे तो नीचे वाले सभी ऑर्गेनिज्म खत्म होने लगेंगे। इसलिए नेचर में कीस्टोन स्पीशीज दो मेन काम करती है, एक तो बायोडायवर्सिटी मेंटेन रखती है किसी भी इकोसिस्टम में, और दूसरा जिस पर वो फीड करती है स्पीशीज पर, उस स्पीशीज की नंबर को कंट्रोल में रखती है, उसकी बहुत अधिक बढ़ने से रोकती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।
हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।